ये एनीमे कुछ आइकॉनिक एनीमे में से एक है। ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसके पास एक वक्त पर सिर्फ दो ही ऑप्शन सामने थे, या तो वो एक बड़े पॉलिटिशियन को बचा ले या फिर एक बच्चे को। खैर, उस केंजो तेनवा नाम के डॉक्टर ने उस बच्चे को बचाना सही समझा, लेकिन बाद में ये उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि वही लड़का आगे चलकर मॉन्स्टर बना। डॉक्टर तेनवा कम उम्र में ही बड़ी से बड़ी सर्जरी को आसानी से कर दिया करता था। वैसा ही कुछ उसने आज किया है, जिस वजह से बाकी डॉक्टर्स के बीच उसकी तारीफ पे तारीफ हो रही है। वैसे बाद में हम वहाँ पर एक बच्चे को देखते हैं जो अभी अपनी मदर से अपने फादर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती बल्कि रोना शुरू कर देती है। अब इस सब के पीछे क्या वजह है वो तो हमें कहानी में आगे ही मालूम पड़ेगा। खैर, इस कहानी की शुरुआत 1986 के समय जर्मनी से होती है। सबसे पहले हम एक लड़की को देखते हैं जो डॉक्टर तेनमा को एक प्यारी सी पप्पी देकर उसे नींद से उठाती है। वैसे इस लड़की का नाम एवा है, जो शायद तेनमा की जीएफ है। देखने में तो ऐसा लग नहीं रहा। जिसके बाद एवा और तेनमा के बीच कुछ प्यार भरी बातें होती हैं। इसके साथ हमें टीवी पर लिबरेट फैमिली को दिखाया जाता है, जो ईस्ट जर्मनी में अपने दो जुड़वा बच्चों के साथ रहने आए हैं। इतना देखकर तेनमा फिर से सोने वाला था कि इतने में ही एवा उसे जगाते हुए टीवी देखने का कहती है, क्योंकि टीवी पर तेनमा से रिलेटेड खबर चल रही थी। दरअसल तेनमा ने कल ही एक बहुत फेमस ओपरा सिंगर की सर्जरी करके उसकी जान बचाई है, लेकिन उसका सारा क्रेडिट हॉस्पिटल के डायरेक्टर टीवी पर लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि तेनमा अभी के लिए इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता, जिसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल आज तेनमा जहाँ भी है वो एवा के डैड यानी कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर की वजह से, ऐसा उसका मानना है। अब इसके बाद तेनमा एक और पेशेंट की सर्जरी करता है जो काबिल तारीफ है। वैसे बात ऑपरेशन के होने के बाद डॉक्टर बेकर तेनमा के पास आकर कहता है, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से ऑपरेशन रूम में तेनमा की काबिलियत को देखा है। इसके साथ ही वो तेनमा को बताता है कि डायरेक्टर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ओपरा सिंगर को बचाया तेनमा ने और क्रेडिट लिया डायरेक्टर ने। ऐसा थोड़ी होता है। हालांकि कुछ भी हो, तेनमा का फ्यूचर तो सेट ही है, क्योंकि वो जीनियस है। साथ ही डायरेक्टर की बेटी उसकी चीफ है। ऊपर से इतनी कम उम्र में ही वो चीफ ऑफ सर्जरी बन गया है। इसलिए बेकर उससे कहता है कि भाई आगे चलकर हमें मत भूल जाइयो, ठीक है। खैर, इसके बाद तेनमा उसी लेडी के बगल में से होकर जा रहा था, लेकिन वो लेडी उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि वो डॉक्टर का स्वभाव करना चाहती है। इसलिए तेनमा रुककर उससे पूछ ही लेता है कि आपको क्या मेरे से कोई दिक्कत है, जिस पर उसका जवाब ये है कि मेरे हस्बैंड को वापस लाओ। फिर वो तेनमा का कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि तुमने आखिर में मेरे हस्बैंड का इलाज क्यों नहीं किया, जबकि उन्हें उस ओपरा सिंगर से पहले ही इस हॉस्पिटल में लाया गया था। ये सुनकर तेनमा भी हैरान था। साथ ही वो याद करता है कि जब वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जख्मी हुए पेशेंट का इलाज करने जा रहा था, तभी उसके पास डायरेक्टर का ऑर्डर लेकर एक डॉक्टर आया, जिस ऑर्डर में डायरेक्टर ने उसे ओपरा सिंगर का इलाज करने का कहा था। इस वजह से इस लेडी के हस्बैंड का इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। दरअसल उसका ऑपरेशन तेनमा नहीं किया था, इस वजह से वो मारा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी के डॉक्टर पर इतनी काबिलियत ही नहीं थी कि वो उस आदमी को बचा सके। जो सब याद आने पर तेनमा के पास उस लेडी से कहने के लिए कोई वर्ड नहीं है। वैसे इसके बाद तेनमा अपनी जीएफ के साथ डेट पर जाता है। वो वहाँ पर अपनी जीएफ से उसी लेडी के बारे में बात करता है, जिसमें उसका कहना है कि मैंने तो डायरेक्टर के ऑर्डर फॉलो किए थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मतलब उस लेडी के हस्बैंड के मामले में उसकी कोई गलती नहीं है, जिस पर एवा भी उसकी इस बात पर अग्री करती है। साथ ही उसका कहना है कि हर इंसान की जान की कीमत एक जैसी नहीं होती। एवा की ये बात तेनमा को सही नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में उससे कुछ नहीं कहता। खैर, इसके बाद सीन चेंज होकर एक एम्बुलेंस पर आता है जो कि कहीं जा रही थी। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एम्बुलेंस जा रही है। दरअसल वहाँ पर यानी उस घर में से गोलियां चलने की आवाज आई थी और ये बात पड़ोसी ने जल्दी पुलिस स्टेशन में कॉल करके बता दी। इसलिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर पहुँच चुकी है। वैसे ये वही फैमिली है जिसे कुछ दिनों पहले टीवी पर देखा गया था, और जब पुलिस अंदर जाती है तो इन्हें खौफनाक नजारा देखने को मिलता है, जिसे देखकर हर कोई खौफ में आ जाए, क्योंकि वहाँ पर उस फैमिली के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया था। लेकिन एक लड़की सेफ थी और लड़के के सर में गोली लगी थी, पर अभी तक वो जिंदा था। बाकी इन दोनों के माँ बाप मर चुके थे। जिसके बाद सीन चेंज होकर तेनमा पर आता है, जिनके पास इस एक्सीडेंट की खबर पहुंच चुकी थी। इसलिए वो जल्दी हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर तेनमा लड़के की कंडीशन चेक करता है, जो बहुत ही खराब थी। दरअसल गोली उस लड़की के सर के काफी अंदर थी। ब्रेन का हिस्सा बहुत ही नाजुक था। अगर ऑपरेशन करते वक्त थोड़ी सी भी गलती होती है तो लड़की की जान चली जाएगी। लेकिन तेनमा अपना बेस्ट देने के लिए ऑपरेशन रूम में जैसे ही आता है, वैसे ही फिर से डायरेक्टर का ऑर्डर लेकर एक डॉक्टर आता है, जो तेनमा से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरी मेयर की जान बचाना है। लेकिन तेनमा बताता है कि वो लड़का बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और इसका इलाज मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए आप मेयर का इलाज करने के लिए दूसरे डॉक्टर बोयर को बुला लीजिए। जिस पर डॉक्टर उसे फोन पकड़ाता
आता है। अभी कॉल पे डायरेक्टर था जो तेनमा को बताता है कि अगर हमने मेयर की जान बचा ली तो मेयर हमारे हॉस्पिटल के खर्चे बहुत बड़े अमाउंट से बढ़ा देगा, इसलिए मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मेयर की जान बचा लोगे। हालांकि तेनमा डायरेक्टर को उस लड़की की जान बचा लोगे उस लड़की की हालत के बारे में बताता है, लेकिन फिर भी डायरेक्टर उसे पहले मेयर को देखने की कहता है और हम साफ साफ ये भी देख पा रहे हैं कि तेनमा पहले उस लड़की की जान बचाना चाहता है। इसलिए फाइनली वो फैसला करता है उस लड़की की जान बचाने का, क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था, उसे बस एक अच्छा और महान डॉक्टर बनना है। जिसके बाद तेनमा उस लड़के का ऑपरेशन करना शुरू करता है जिसमें उसे सक्सेस मिलती है, मतलब उस लड़के की लाइफ अब सेफ है। ये करने पर तेनमा को बहुत सुकून और खुशी मिलती है। मगर तभी वहाँ पर डॉक्टर बोयर आते हैं जो तेनमा को बताते हैं कि मेयर मर गए, जिसका इल्जाम वो तेनमा पर लगाते हैं क्योंकि उनका कहना है कि तेनमा ने आखिर में उनकी टीम को छोड़ दिया, जिस वजह से मेयर को वो नहीं बचा पाए। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि तेनमा उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सब पता होने के बाद भी तेनमा को मेयर की डेथ का जिम्मेदार ठहराते हैं। खैर क्या कर सकते हैं, दुनिया है इतनी जालिम जो अच्छा करने वालों के साथ कभी भी अच्छा नहीं करती। वैसे इसके बाद तेनमा कुछ दिनों तक अपने ख्यालों में ही खोया रहता है। अरे भाई उसे चिंता है अपने फ्यूचर की, इसलिए परेशान है। तभी वहाँ पर बेकर आता है जो उसके मजे लेते हुए कहता है कि बंदे ऐसे उदास मत हो, चल कहीं जाके चिल मारते हैं, मतलब दो दो पैक लगाते हैं। इसी समय दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे इतना भयानक मंजर देखकर सदमा लगा है। वो हॉस्पिटल के किसी अंधेरे रास्ते पर चलती जा रही है, साथ ही वो बहुत ही धीमी आवाज में ये कह रही है कि उसे मारो। जिसके बाद सीन चेंज होकर डॉक्टर्स की पार्टी पर आता है। उस पार्टी में हर कोई तेनमा को नजरअंदाज कर रहा था और ऐसा क्यों हो रहा है इसका तेनमा को अच्छे से पता था, इसलिए वो डायरेक्टर के पास जाकर उससे अपनी हरकतें के लिए माफी मांगता है। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि जो हुआ सो हुआ, उसे वहीं छोड़ दो, उस वक्त जैसा तुम्हें सही लगा वैसा तुमने किया। ये सुनकर तेनमा को लगता है कि सब कुछ अभी भी पहले जैसा है, इसलिए वो खुश होने लगता है। लेकिन तभी डायरेक्टर उसकी खुशी पर गम का पानी फेरते हुए बताते हैं कि तुम अब चीफ ऑफ सर्जरी नहीं बन सकते। और उसी वक्त पार्टी में सभी लोगों के सामने अनाउंस किया जाता है कि हमारे नए चीफ ऑफ सर्जरी डॉक्टर बोयर हैं। ये अनाउंसमेंट सुनकर तो तेनमा को अपने कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है इस मुकाम पर आने के लिए। पर होता वही है जो डायरेक्टर चाहता है, मतलब जो हाई पोजीशन पर वही आजकल न्यू टैलेंटेड लड़कों की लाइफ को एक तरह से कंट्रोल करते हैं। खैर तेनमा अब कर भी क्या सकता है, इसलिए वो उदास होकर उस पार्टी से बाहर जाता है। तब उसकी मुलाकात एवा से होती है जिसके हाव भाव बदल चुके हैं। वो तेनमा को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी तेनमा उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस वक्त मैंने जो किया वो बिल्कुल सही था, मैंने उस बच्चे की जान बचाई। पर वो एवा को उसकी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रुककर तेनमा को उसकी एंगेजमेंट रिंग फेंक कर मारती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरफ सबको बदलता हुआ देखकर तेनमा की खुशी पूरी तरह से गायब हो जाती है। इसके बाद वो उस बच्चे के पास जाता है। वो उस लड़के को अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे डायरेक्टर उसे यहाँ लाए थे, कैसे उसने मेहनत की, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि सब के सब लालची हैं। वो लोग बस पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन एक असली डायरेक्टर सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाने पर ध्यान देता है, ना कि पैसों पर। यहाँ पर तेनमा को इतना गुस्सा आता है कि सबको गाली देते हुए दुआ करता है कि सब के सब मर जाए। वैसे तेनमा की दुआ पूरी होने वाली है, जिसे और कोई नहीं बल्कि वही लड़का जिसे तेनमा ने बचाया वही पूरा करेगा। अब मुझे ये बात इसलिए मालूम है क्योंकि मैंने इसके आगे के एपिसोड देख रखे हैं। जिसके बाद अगले दिन डिटेक्टिव उस लड़के से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की इतने ज्यादा ट्रोमा में चली गई है कि वो कोई जवाब नहीं दे पाती। इससे डिटेक्टिव भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना था। इसलिए वो वहाँ पर खड़े हुए डॉक्टर के पास जाकर एक सुझाव देता है कि हमें इस लड़की को इसके भाई से मिलवाना चाहिए। तब शायद से ये कुछ बोले, जिस पर वो डॉक्टर साफ मना कर देता है और वैसे भी तेनमा इसके लिए अलाउ नहीं करेगा, ऐसा उस डॉक्टर का कहना है। वही दूसरी तरफ तेनमा खिड़की में से इन्हें देख रहा था। तभी उसके पास बेकर आता है, जिनसे हमें पता चलता है कि तेनमा की हालत इस हॉस्पिटल में अभी बहुत खराब है क्योंकि उससे यहाँ पर किसी मजदूर जैसा काम करवाया जा रहा है। लेकिन फिर भी तेनमा बिना किसी शिकायत से सारे काम करते जा रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो हमें बताया नहीं जाता। फिर अगले सीन में डायरेक्टर उस लड़के को देखने जाता है। वो वहाँ पर अपने चमचों को बताता है कि अगर हमने इन बच्चों को मीडिया पर लाया तो हमारे हॉस्पिटल की डिमांड बहुत ही बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन बच्चों का इलाज फ्री में हो रहा है, जिसे डायरेक्टर मीडिया पर टिका कर ये साबित करना चाहता है कि उनका हॉस्पिटल महान है। और जब उसे पता चलता है कि इसका इंचार्ज तेनमा है तो डायरेक्टर उसे हटाने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद अगले सीन में तेनमा एक पेशेंट को चेक करके उसकी दवाई खिला रहा होता है। तभी उसे बगल की रूम से चीखने की आवाज सुनाई आती है तो तेनमा जल्दी वहां जाकर देखता है तो उसे सारा माजरा समझ में आता है। इसलिए वो डॉक्टर बॉयर का कॉलर पकड़ते हुए उसे ये
सब करने की कहता है, लेकिन डॉक्टर बॉयर को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो उसे बता देता है कि तुम्हें इस केस से हटा दिया जाता है और अब इस केस का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए क्या करना है ये तुम मुझे मत सिखाओ। इतना कहकर डॉक्टर बॉयर उसे धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद तेनमा आधी रात को शराब के नशे में रोड पर सबको गालियां देते हुए बगल में किसी कचरे के ढेर में सो जाता है। उसी वक्त दूसरी ओर से एक और नर्स डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर देखती है कि डायरेक्टर के ऑफिस में उसके चमचे मरे पड़े हुए हैं, जो देखकर वो नर्स घबरा जाती है। उस घबराहट में वो जोर से चिल्लाती है ताकि कोई वहां आ जाए। वैसे इसके बाद हम एवा को देखते हैं, जो घर आकर अब अपने पापा के कमरे में जाती है तो उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है। फिर अगले दिन तेनमा के घर पर पुलिस आकर उससे पूछती है कि कल पूरी रात आप कहाँ थे। तब वो बताता है कि मैं कल पूरी रात बार में था। जिसके बाद वो पुलिस से इस पूछताछ की वजह पूछती है, जिस पर पुलिस तेनमा को बताती है कि कल अचानक डायरेक्टर और उसके चमचों की मौत हो गई, जो कैसे हुई इसका अभी तक किसी को मालूम नहीं है। ये सुनकर तेनमा जल्द हॉस्पिटल में पहुंचकर मामले की इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा होता है कि तभी एक नर्स भागते हुए तेनमा के पास आकर बताती है कि वो जुड़वा भाई बहन हमें कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। ये सब आखिर क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। अरे ये बात पीछे खड़ी हुई नर्स बोली है। खैर इसके बाद डायरेक्टर का फ्यूनरल होता है, जिसे तेनमा और सभी डॉक्टर अटेंड करते हैं। फ्यूनरल होने के बाद तेनमा वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर आता है। उसके साथ जर्मनी की किसी बाका नाम की स्पेशल ब्रांच का एक ऑफिसर भी है, जो कि तेनमा को बताता है कि हमें सभी की डेड बॉडीज में निरेट किस्म का जहर मिला है और ये जहर उन लोगों को कैंडी में डाल कर दिया है। क्या तुम्हें मालूम है कि ये कैंडी पॉइजन उन तक कैसे पहुंची? जिस पर तेनमा कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो बात सुनकर वो दोनों ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। वैसे इस हादसे के कुछ दिनों बाद तेनमा अपने पेशेंट को चेक कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक नर्स आकर तेनमा को बताती है कि चेयरमैन आपको मीटिंग में बुला रहे हैं। तो तेनमा वहाँ जाता है और उस मीटिंग में चेयरमैन तेनमा को चीफ ऑफ सर्जरी बनाने का फैसला करता है, क्योंकि वो लोग उनके काम करने के नजरिए से उन्हें देखता है। अब तेनमा जब चीफ ऑफ सर्जरी बन गया तब एवा उसे मिलने के लिए बुलाती है और फिर से शुरुआत करने का कहती है, लेकिन अब तेनमा पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए वो उसके प्रपोजल को मना करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से कहानी 9 साल बाद फिर से शुरू होती है। शुरुआत में ही तेनमा अपने साथियों से ऑपरेशन की तैयारी करने का कहता है, जिसके बाद अगले सीन में तेनमा गार्डन में बेकर के साथ बात करने लगा होता है। तभी उसे गार्डन में एक बच्चा दिखाई देता है जो पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पतंग उड़ नहीं रही है, इसलिए तेनमा उसके पास से पतंग को लेकर उड़ाता है। ये कर वो उसे बच्चे से कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तब तुम भी पतंग उड़ा पाओगे। जिस पर वो बच्चा हाँ करता है। फिर तेनमा किसी का ऑपरेशन करता है। उस ऑपरेशन को देखकर दूसरे डॉक्टर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उनके हिसाब से तो तेनमा एक जीनियस है जो इस तरह के ऑपरेशन को कर पा रहा है। इसके बाद सीन चेंज होकर एक आदमी पर आता है जो किसी से बचकर भाग रहा था। तभी उस आदमी का रोड पे कार एक्सीडेंट हो जाता है, उसके सर से खून निकलने लगता है। तो वहाँ खड़े लोग जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। जब ये आदमी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तब वहाँ पर हाई ब्रांच का वही ऑफिसर आता है। उसके मुताबिक अगर ये आदमी अपना मुंह खोलता है तो सीरियल किलर को पकड़ा जा सकता है, इसलिए हम इसे मरने नहीं दे सकते। ये सब वो वहाँ बैठे हुए डॉक्टर से कहता है, लेकिन उस डॉक्टर का कहना है कि इसको ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन इजलर मेमोरियल हॉस्पिटल का ब्रेन सर्जन इसे बचा सकता है। ये और कोई नहीं बल्कि तेनमा है। इसके बाद तेनमा पेशेंट का ऑपरेशन करने के लिए इस हॉस्पिटल में आता है। तब उसकी मुलाकात उस ऑफिसर से होती है जिसे वो पहले पहचान नहीं पाता, लेकिन ऑफिसर के याद दिलाने पर उसे याद आता है कि मैं इनसे डायरेक्टर के फ्यूनरल में मिला था। वैसे इस ऑफिसर का नाम हेनरी है, इसलिए अब से हम इसे इंस्पेक्टर हेनरी कहेंगे। अब आगे इंस्पेक्टर हेनरी तेनमा से उस आदमी को बचाने की कहता है ताकि उनका केस सॉल्व हो सके। जिस पर तेनमा का कहना है कि मैं पुलिस के लिए जान नहीं बचाता बल्कि पेशेंट के लिए उसकी जान बचाता हूँ। इतना कहकर तेनमा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जाने लगता है और उसके ऑपरेशन परफॉर्म करने पर उस आदमी की जान बच जाती है। जिसके बाद अगले दिन तेनमा अपने पेशेंट को देखने आता है जो अब होश में है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। ये सब इन्फॉर्मेशन वो डॉक्टरों से यानी तेनमा को देता है और तेनमा उस डॉक्टर से कहता है कि जब तक पेशेंट की हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक इंस्पेक्टर हेनरी को पेशेंट से मिलने नहीं देना है। इतना कहकर वो पेशेंट के रूम में जाकर उससे बात करने लगता है। तभी वो आदमी बहुत देर से कुछ कहने लगता है जो पहले तो तेनमा को सुनाई नहीं देता, लेकिन जब वो अपने कानों को उसके पास लेके जाता है तब उसे सुनाई देता है कि मॉन्स्टर आ रहा है। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर तेनमा को कुछ समझ में नहीं आता। अब यहाँ से सीन कट कर इंस्पेक्टर हेनरी पर आता है जो अभी उस आदमी से पूछताछ करने आया है। इस पूछताछ में हमें पता चलता है कि ये आदमी ताला तोड़ने वाला है जो हर तरह के ताले तोड़ सकता है और इसके साथ ही उस सीरियल किलर की मदद करते हैं मिडिल एज कपल को मारने में जिनके कोई बच्चे नहीं है। और आगे इंस्पेक्टर हेनरी कहता है कि आखिर ऐसा क्यों करते हो, तुम लोगों ने अब तक जर्मनी के 4 कपल्स को मार दिया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम गला काटने का काम नहीं कर सकते, इसलिए अगर
तुम कोर्ट में गवाही देते हो तो तुमको कोर्ट से बचा लिया जाएगा, इसलिए बताओ कौन है वो आदमी जो ये सब कर रहा है। इस पर वो कुछ जवाब देने की जगह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो तेनमा उस आदमी को शांत करके इंस्पेक्टर हेनरी को वहाँ से जाने की कहता है, लेकिन जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे कम से कम कुछ तो जानना ही था। हालांकि तेनमा इसे इज्जत नहीं देता, इसलिए उसे यहाँ से मजबूरन जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो यहाँ पर एक गार्ड को छोड़ देता है ताकि मरीज भाग न जाए या फिर इसे कोई कैंडी पॉइजन देकर ना मार दे। वैसे इसके बाद तेनमा अपने पेशेंट को फ्रेश फील कराने के लिए गार्डन में ले जाता है। वहाँ तेनमा उसे अपनी कहानी सुनाने के बाद कहता है कि अभी देर नहीं हुई है, अगर आप चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकते हो। जिस पर वो आदमी भी अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे मैकेनिकल क्लॉक चाहिए थी। जिस शॉप में वो क्लॉक रखी थी उसी का क्लॉक मैंने सबसे पहले तोड़ा, वहीं से मेरे इस काम की शुरुआत हुई। पहले तो ये सब घड़ी के लिए था, लेकिन बाद में मुझे इसकी आदत लग गई। जिस पर तेनमा उसे पुलिस को सब बताकर नई शुरुआत करने की कहता है। पर तभी अचानक से वो आदमी बताता है कि मेरे सारे साथियों को मार दिया गया, वो मॉन्स्टर मुझे भी मार देगा, वो बहुत बेरहम और खतरनाक है। यहाँ पर ये सीन बदलकर रात के समय पर आता है। इस वक्त तेनमा और बेकर मार्केट में घूम रहे थे। तभी तेनमा की नजर एक शॉप में रखी हुई घड़ी पर जाती है जो बिल्कुल वैसी थी जैसे उस आदमी ने बताई थी। इसलिए तेनमा अपने पेशेंट के लिए उसे खरीद लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो पेशेंट अपने बेड से खड़ा होकर उस गार्ड के पास जाकर कहता है कि आप तेनमा को कॉल करके बुला दीजिए, मैं उन्हें सब बता दूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो किलर यहाँ पहुंच चुका है जिसने उस गार्ड को भी मार दिया है। वहीं इस तरफ तेनमा गिफ्ट लेकर हॉस्पिटल में आता है। फिर वो उस आदमी को घड़ी देने के लिए जाने लगता है। जैसे ही तेनमा वहाँ पहुँचता है तो उसे वो गार्ड मरा हुआ मिलता है और उसके पास से उसे एक कैंडी कवर मिलता है, जिसे देखकर वो उस आदमी को देखने के लिए भागता है, लेकिन उसे वहाँ वो आदमी नहीं मिलता। तो तेनमा जल्दी खिड़की की ओर भागता है जहाँ से नीचे देखने पर उसे वो आदमी भागता हुआ दिखाई देता है। तेनमा उसे रुकने की कहता है लेकिन वो कुछ नहीं सुनता, बस भागता जाता है। तो तेनमा भी उसका पीछा करने लगता है। उसे ये दिन बिल्कुल 9 साल पहले जैसा लग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 साल पहले इसी तरह लोगों की मौत कैंडी से हुई थी। साथ ही वो जुड़वा बच्चे जिनका उसने इलाज किया वो भी अचानक गायब हो गए। वैसे ही आज के दिन फिर से उसकी जिंदगी में हो रहा है। खैर तेनमा उसका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। उस जगह पर वो आदमी तेनमा को आने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि तेनमा भी किलर के हाथों मारा जाए। पर उसे जानना था इस मामले के पीछे की असल जड़ क्या है, इसलिए वो वहाँ से जाता है। तब उसे अंधेरे में कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है जिससे वो पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पर वो किलर जवाब देता है कि डॉक्टर ये मैं हूँ जिसकी आपने 9 साल पहले जान बचाई थी। आपको याद तो होगा ही, वो जुड़वा भाई बहन। ये जानकर कि ये वही लड़का है जिसकी उसने जान बचाई थी, जिसके लिए उसने इतना सब कुछ सहा था, वो आज सीरियल किलर है। इस बात पर तेनमा को यकीन नहीं था, लेकिन सच तो सच है, उसे कौन बदल सकता है। इसलिए तेनमा उसे सब काम बंद करने पर सरेंडर करने की कहता है क्योंकि उसके हिसाब से उसे जॉन के बारे में सब मालूम है, जिस वजह से वो भाग नहीं पाएगा। दरअसल ये नाम इस सीरियल किलर का ही है, पर ये नाम वो बचपन में इस्तेमाल किया करता था, लेकिन ये उसका असली नाम नहीं है, जो बात वो तेनमा को बता देता है। साथ ही वो तेनमा से कहता है कि मैंने सुना कि आप डायरेक्टर के मरने के बाद चीफ ऑफ सर्जरी बन गए। इससे तेनमा को मालूम पड़ता है कि उन्हें भी इसने ही मारा है, जिस बात पर यकीन करना तेनमा के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो उसकी सारी बात सुनता है। आगे वो बताता है कि जब मुझे होश आया तब आपने यही ख्वाहिश की थी कि वो सब के सब मर जाए, आपकी ये इच्छा मैंने पूरी की, तो इसमें गलत क्या है। इस पर तेनमा के पास कोई जवाब नहीं था, वो बिल्कुल चुप हो गया था जैसे कि वो बोल नहीं सकता। और तभी वो सीरियल किलर तेनमा के सामने उस आदमी को गोली मार देता है, जिसे तेनमा देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। हालांकि वो किलर तेनमा को नहीं मारता, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वैसे फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर तेनमा ने इंस्पेक्टर हेनरी को सब बता दिया था, जो सब इंस्पेक्टर हेनरी तेनमा के आगे रिपोर्ट करके उसे जाने देते हैं। इस तरफ तेनमा को इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो रास्ते पर ही रोने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होकर उस सीरियल किलर की बहन पर आता है जो भागते हुए अपने कॉलेज में जा रही थी अपनी क्लास अटेंड करने के लिए। दूसरी तरफ क्लास में प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन किया था जिसका जवाब क्लास में किसी भी स्टूडेंट को मालूम नहीं था। इससे पहले प्रोफेसर क्लास के स्टूडेंट को कोई पनिशमेंट देता उससे पहले ही वो लड़की क्लास में एंटर करती है, जिससे प्रोफेसर जब वही सवाल करते हैं तब वो उसका जवाब डिटेल में देती है, जिससे प्रोफेसर भी खुश हो जाते हैं। इससे बाकी स्टूडेंट भी पनिशमेंट से बच जाते हैं। जैसे कि क्लास खत्म होने के बाद उसके दोस्त कहते हुए दिखाई देते हैं कि आज तुमने हमें बचा लिया। वैसे इस लड़की का नाम नीना है जो अब अपने दोस्तों को बाय बोलकर कुंफू की ट्रेनिंग करने जाती है। वो ट्रेनिंग में कईयों को आराम से पछाड़ देती है। इसके बाद वो पिज्जा डिलीवरी का काम करने जाती है, जिस काम को खत्म करने के बाद वो अपने घर पर आती है। घर पर खाना बनाने के बाद और अपने मॉम डैड से कुछ बातचीत करके नीना अपने डॉक्टर के पास जाती है, जो शायद इंसानों को सही रास्ते दिखाने का काम करता है, मतलब उन लोगों के दिमाग को ठिकाने पर लाने का काम करता है, जो उसने बखूबी किया। क्योंकि नीना जब छोटी थी तब उस हादसे के बाद उसकी दिमागी हालत कैसी हो गई थी उसका तो आपको अच्छे से मालूम है। खैर अभी नीना पूरी तरह से ठीक है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। इसलिए उसका ये सेशन खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाती है। फिर वो अपने
दोस्तों के साथ अपनी क्लास अटेंड करने जाती है, जहाँ प्रोफेसर पढ़ाते वक्त नीना को खड़ा करके उससे 9 साल पहले के हादसे के बारे में सवाल करते हैं। ये सवाल सुनते ही नीना को कुछ होने लगता है और अचानक क्लास में बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो अपने बेड पर जागती है। इस वक्त उसे एक बात बहुत परेशान कर रही थी कि उसे अपने बचपन का कुछ भी याद क्यों नहीं है। तभी उसके कंप्यूटर पर एक मेल आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उस मेल में क्या था ये हमें अभी नहीं बताया जाता, लेकिन इसकी दूसरी तरफ तन्मा कई लोगों से जॉन के बारे में पूछता है, पर उसे कुछ भी ज्यादा पता नहीं चलता। दरअसल तन्मा बस जॉन के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, जो उसका असली नाम भी नहीं है। उसे बस इतना पता है कि वो उन जुड़वा में से एक है, जो एक सीरियल किलर। वैसे तन्मा ये जुड़वा वाली बात याद करता है, तब उसे याद आता है कि उसके जुड़वा बहन भी है। आखिर उसका क्या हुआ? वो लड़की किस जगह गई है? ये सवाल अभी तन्मा के दिमाग में चल रहा है। वही इस तरफ नीना को जो मेल आया है उसमें ये लिखा है कि मैं जल्दी तुम्हें लेने आऊंगा। ये मेल किसने भेजा है इसका कुछ भी नहीं पता है। खैर यहाँ पर सीन चेंज होकर फिर से तन्मा पर आता है, जो अभी भी घर घर जाकर जुड़वा बच्चों के बारे में पूछ रहा है। ऐसी एक लेडी से इसके बारे में पूछने पर जब उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता तब वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही ओल्ड मैन तन्मा को रोकते हुए कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में पता है, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो अंदर आ जाओ, वैसे भी मैं चाय बना रहा हूँ। तो ये सुनकर तन्मा उस ओल्ड मैन के घर में आ जाता है, जहाँ वो ओल्ड मैन उसे बैठने की कहता है, फिर उसे चाय पीने को देता है, जिसके साथ ही वो बताना शुरू करता है कि उस लड़के ने अपने बारे में मुझे बताया था कि आप तन्मा हैं। साथ ही वो आपका बहुत ही शुक्रगुजार था क्योंकि आपने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो आपको अपने माँ बाप से बढ़कर मानता है। इतना बताने के बाद वो ओल्ड मैन बताता है कि ये 14 महीने पहले की बात है। वो लड़का बड़ा ही होशियार, समझदार और अच्छा व्यवहार वाला था। वह मेरे घर पर रोज आता था। वो यही इसी सीट पर बैठ कर पढ़ता था। मैंने उसे फ्रेंच और इंग्लिश जब सिखाना शुरू किया तब वो बहुत जल्दी उसने सीखा। उसके गायब होने से पहले वो दोनों भाषाओं में माहिर हो चुका था। तभी तन्मा कहता है कि क्या उसके बारे में आपको कुछ और मालूम है? जिस पर वो ओल्ड मैन बताता है कि वो हमेशा मेरी कहानियों को ध्यान से सुनता था। और क्या आपको पता है उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस तरह की कहानियों में थी, जो तन्मा को नहीं मालूम। इसीलिए वो ओल्ड मैन बताता है कि उसे जंग की कहानियां पसंद थी। जंग में जो आतंक होता है उसे उसी आतंक में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। जैसा कोई इंसान मौत की कगार पर खड़ा हो तो वो वहाँ क्या करेगा, इसमें उसे दिलचस्पी थी। जिस पर तन्मा उससे पूछता है कि कहानी सुनते वक्त उसके चेहरे पर किस तरह का रिएक्शन होता था, जो उस ओल्ड मैन को नहीं मालूम क्योंकि वो अंधा है। साथ ही वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि तुमने शुरू में कहा था कि उसे मुझ पर भरोसा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसे किस पर भरोसा नहीं है, सिवाय एक को छोड़कर। वो उसकी बहन है जिस पर वो भरोसा करता है। ये सुनते ही तन्मा कहता है कि अरे मैं उसकी बहन को ही ढूंढ रहा हूँ, क्या उसने अपनी बहन के बारे में आपको कुछ बताया था? इस पर वो ओल्ड मैन हाँ करता है। वो बताता है कि उसने मुझे बताया था कि जब उसकी बहन 20 की हो जाएगी तब वो उसे हेड बैंक में लेके जाएगा। गाइस ये वही जगह है जहाँ पर अभी नीना रह रही है। खैर इसके बाद हम नीना को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स को बाय करके कॉलेज के लिए अपनी स्कूटी पर निकल जाती है। कॉलेज जाकर वो अपने दोस्तों से मिलती है। दरअसल उसके सहेलियों ने उसके लिए एक लड़का देखा था, मतलब उन्होंने उस लड़के को क्लास में नीना को प्यार भरी नजरों से देखते हुए देखा था और अभी वो उस लड़के से उसकी सेटिंग कराना चाहती है। वो दोनों नीना को समझाकर वहाँ से ले जाती है। तभी साइड में से एक लड़का नीना के पास आ जाता है। वहाँ पर हमें सीरियल किलर भी दिखाया जाता है, जिस पर जैसी नीना की नजर पड़ती है वैसी अचानक उसे कुछ होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके कुछ दिनों बाद तन्मा हेड बैंक शहर में किसी न्यूज़पेपर छापने वाली कंपनी में जाता है। वो वहाँ इसलिए आया है ताकि वो नीना के बारे में पता लगा सके। तन्मा उस कंपनी में काम करने वाला एक आदमी से मिलता है, जिसे वो बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और जर्मनी में उन 4 कपल्स के मर्डर के बाद अब अगला मर्डर उस लड़की के गोद लेने वाले कपल्स का होने वाला है। जो बात उस आदमी को बस एक मजाक लगती है, इसलिए वो हंसने लगता है। साथ ही वो कहता है कि तुम्हारी बातों का यकीन अफवाहों पर यकीन करने वाले भी नहीं करेंगे। लेकिन तन्मा हार नहीं मानता। वो उस आदमी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, जिस वजह से वो आदमी तन्मा को आर्टिकल पढ़ने देता है। फिर वह आदमी उसके लिए उस वक्त के सारे आर्टिकल्स टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीना अपने डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ वो अपने डॉक्टर को कल के एक्सीडेंट के बारे में सब बताती है कि कैसे वो उस लड़की को देखकर बेहोश हो गई। और जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो लड़का तुम्हें देखने पर कैसा लगा, तब उसने बताया कि एकदम बुरा। साथ ही नीना को लगता है अगर उसने उसे एक बार और देखा तो उसकी यादें वापस आ जाएगी। जिस पर डॉक्टर उसे इस चीज की चिंता छोड़कर अपने भविष्य के बारे में सोचने की सलाह देता है। जिसके बाद हम उसी मोटे आदमी को देखते हैं जो ऑफिस में अंगड़ाइयां ले रहा था। तब उसके साथ काम करने वाला रिपोर्टर उससे कहता है कि वो आदमी जो अभी रूम में है उसे इसकी इज्जत तुमने दी थी। ये सुनकर उस मोटे को गुस्सा आ गया था, क्योंकि तन्मा अभी तक वहाँ से गया नहीं था, इसलिए वो गुस्से में जाकर दरवाजा खोलता है। लेकिन उसे वहाँ पर तन्मा बेहोश मिलता है। वो वहाँ मोटा आदमी उसके लिए फिक्रमंद होकर उसे उठाता है। फिर वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हालांकि अब वो मोटा
मोटा समझ चुका था कि तन्मा की बातों में कुछ तो सच्चाई है, नहीं तो इतनी ज्यादा लिमिट क्रॉस कौन करता है। खैर इसके बाद वो दोनों फिर से उस रूम में आते हैं और अब की बार वो मोटा आदमी भी तन्मा की मदद करता है, जिस वजह से आखिरकार तन्मा को उन कपल्स की लोकेशन का पता चल जाता है। साथ ही वो मोटा आदमी तन्मा को बताता है कि तुम्हारे मुताबिक अगर उसका भाई उसे उसकी 20 साल की उम्र होने पर लेने आएगा तो फिर तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि आज ही उस लड़की का 20th बर्थडे है। वही दूसरी तरफ नीना अपने डैड को कॉल करके बताती है कि मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, लेकिन मैं घर अभी नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अपने एक दोस्त से मिलने जाना है। दरअसल ये नीना का भाई है जिसने आज ही सुबह नीना को मेल किया था और उस मेल में उसके भाई ने उसको हेडबैंड कासल पर बुलाया था। हालांकि नीना को नहीं मालूम है कि वो उसका भाई है। जिसके बाद हम तन्मा को देखते हैं जो मोटे आदमी के साथ नीना के घर पहुंच गया है, लेकिन उसके मॉम डैड उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते। तो तन्मा उन्हें बताता है कि उनकी बेटी के साथ साथ उनकी भी जान खतरे में है। ये सुनकर वो कपल दरवाजा खोलकर उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगते हैं, जैसे कि नीना ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। मगर तन्मा इन सब का जवाब देने की जगह उनसे पूछता है कि आपकी बेटी कहाँ पर है, जिस पर वो बताते हैं कि अभी नीना घर नहीं है, वो हेडबैंग कासल में गई है। ये सुनकर तन्मा जल्दी कार लेकर हेडबैंग कासल की तरफ निकल जाता है और इस तरफ मोटा आदमी जब पुलिस को कॉल करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करता है तब कॉल नहीं लगता है क्योंकि उसकी लाइन काट दी गई थी। इधर नीना को वहाँ खड़े खड़े बहुत टाइम हो गया था, इसलिए वो जाने लगती है, लेकिन तभी बगल में काम कर रहा एक आदमी नीना को रुकने की कहता है। हालांकि नीना को वो आदमी इतना ज्यादा डरावना लगता है कि वो वहाँ से भागने लगती है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। साथ ही चिल्लाते हुए नीना को रुकने की कहता है। वो आदमी नीना को कुछ कर पाता इससे पहले ही तन्मा उस जगह पर पहुंच जाता है और नीना को सब बताकर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वो आदमी गुस्से में तन्मा पर हमला कर देता है, पर नीना तन्मा को बचा लेती है क्योंकि उसे कुंग-फू आता है। जिसके बाद तन्मा नीना को अपने साथ ले जाता है। पीछे वो उस आदमी को वहाँ बांध गए थे जिसके पास सीरियल किलर आते हुए दिखाई देता है, जो शायद अब इसको मार देगा। खैर कार के अंदर तन्मा नीना को अपने बचपन की सारी बातें बताता है कि तुम जब छोटी थी तब तुम मेरे हॉस्पिटल में आई थी, उस वक्त तुम्हारे भाई जॉन की मैंने जान बचाई थी। इस तरफ बातें करते करते वो घर पहुंच जाते हैं तो तन्मा जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उन कपल्स के साथ उस मोटे आदमी को भी मार दिया जो उसी सीरियल किलर का काम है। तन्मा को इस नजारे पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो सबको उठ जाने की कहता है। तन्मा का आधा दिल टूट चुका है क्योंकि वो उन लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता। इधर नीना को भी सब याद आने लगता है। वो अचानक से कहती है कि मैंने मेरे भाई को मार दिया था। इतना कहकर उससे कुछ बोला नहीं जाता, पर अभी तन्मा यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि इससे नीना की जान भी खतरे में आ सकती है। इसलिए वो नीना को संभालते हुए बाहर जाने लगता है। तभी दरवाजे पर दो लोग दस्तक देते हैं। वो खुद को पुलिस बताते हैं तो तन्मा उन्हें अंदर आने से नहीं रोकता। जब वो अंदर पड़ी 3 डेड बॉडीज को देखते हैं तब उन्हें देखकर उनके पास भी बेरहमी को बाय करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है। हालांकि उसके बाद पुलिस ऑफिसर तन्मा और नीना को अपने साथ ले जाते हैं और जब वो रास्ते में थे तब उन पर तन्मा को शक होने लगता है क्योंकि वो हेडबैंग सिटी के पुलिस स्टेशन की जगह दूसरी सिटी के पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे थे, वो भी एक सुनसान रास्ते से। तभी उनमें से सीनियर ऑफिसर तन्मा के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ से है और उनका नाम क्या है, जिस पर तन्मा उन्हें अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता है। लेकिन जब वो एक ऑफिसर के कपड़े पर खून लगा देखता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो याद करता है कि फोन की लाइन तो काट दी गई थी, फिर दूसरे शहर की पुलिस को इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा। इन सब बातों को देखते हुए तन्मा को घबराहट होने लगती है, इसलिए वो कुछ कहने की कोशिश करता है, पर तभी सामने पुलिस की गाड़ी इनका रास्ता रोक लेती है। इनमें से एक पुलिस वाला इन दोनों को जानता था। दरअसल ये दोनों डिटेक्टिव्स हैं, मगर फिर भी तन्मा को घबराहट होती है, इसलिए वो उनसे कहता है कि इस लड़की को अच्छा महसूस नहीं हो रहा, क्या हम थोड़ी ताजी हवा ले सकते हैं, जिसकी वो डिटेक्टिव उसे इज्जत से दे देता है। तो तन्मा नीना के साथ बाहर आता है और सोचने लगता है कि क्या ये सच में असली डिटेक्टिव हैं या फिर ये लोग हमें फंसा रहे हैं। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी एक डिटेक्टिव उसे तन्मा कहकर बुलाता है, जो बात उसने उन्हें नहीं बताई थी कि वो एक डॉक्टर है, जिसका जिक्र जैसे ही तन्मा उन डिटेक्टिव से करता है वैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही तन्मा नीना को लेकर पुल के नीचे पानी में कूद जाता है, जिसके अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि वो दोनों अभी सेफ हैं। वही तन्मा नीना के लिए कॉफी और बर्गर लाता है, जिसे वो नीना को देते हुए कहता है कि जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है। वैसे इसके थोड़ी देर बाद अचानक नीना तन्मा को बताने लगती है कि कैसे वो और उसके भाई बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी में आए, तब उन्हें एक जोड़े ने खोद लिया, जिसके कुछ दिन बाद ही मेरे भाई ने बेरहमी से उन दोनों को मार दिया। तो मैंने ये सब खत्म करने के लिए गन उठाई और अपने भाई को गोली मार दी। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब मैं उसे गोली मारने जा रही थी तब उसने हंसते हुए कहा कि गोली मेरे सर के बीच में बिल्कुल इसी जगह पर मारना, जो करने के बाद गन को खिड़की से बाहर फेंक देना। फिर नीना आगे तन्मा से रोते हुए कहती है कि मैंने उसे मार दिया था तो तुमने उसे क्यों बचाया, अगर तुम उसे नहीं बचाते तो आज ये सब नहीं होता, साथ ही मेरे मॉम डैड अभी जिंदा होते। इस पर क्या कहना है वो तन्मा को नहीं पता था, इसलिए वो नीना को वहीं छोड़कर पुलिस में मदद लेने जाता है क्योंकि वो इस तरह फॉरेस्ट में तो नहीं रह सकते। खैर तन्मा पुलिस स्टेशन पहुंचकर देखता है कि वहाँ तो रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो रखी
देखी है। लेकिन तेनमा उस भीड़ से निकलते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर जा पाता उससे पहले उसे वही डिटेक्टिव दिखते हैं जिनसे कल रात बचकर वो भागा था। इस वजह से तेनमा पुलिस के पास नहीं जाता बल्कि न्यूज़पेपर कम्युनिटी में कॉल करके बताता है कि शाम 5 बजे एक खास गवाह को लेकर आऊंगा और प्लीज इस बात का पता पुलिस को मत लगने देना। जिसके बाद सीन चेंज होकर डिटेक्टिव पर आता है जो अभी हेडबैंड कासिल में हुए मर्डर की जांच कर रहे हैं। जांच करते वक्त उसे तेनमा की टाई मिलती है। दरअसल जब उस आदमी ने तेनमा पर हमला किया था तब नीना ने उसकी टाई से उस आदमी के हाथ बांध दिए थे। इसके दूसरी तरफ तेनमा अपने ठिकाने पर पहुँच कर देखता है कि नीना वहाँ पर नहीं है। तब उसे टेबल पर नीना का लेटर मिलता है जिसमें नीना ने लिखा था कि डॉक्टर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि आपने बस एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है और मैं चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखें, साथ ही धीरे धीरे सबको बचाएं। वैसे इसके कुछ समय बाद तेनमा अपने काम पर वापस आता है। बहुत समय के बाद आज तेनमा एक पेशेंट का ऑपरेशन करता है। उस पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन थी लेकिन फिर भी तेनमा बड़ी आसानी से उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में बहुत समय बाद हमें एवा को फिर से देखते हैं। हालांकि हमें लगा था कि एवा का रोल खत्म हो चुका है लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहानी में एवा का असल रोल तो अब शुरू होगा और इस वक्त एवा सोते जागते बस शराब पी रही है। तभी उससे कोई मिलने आता है। उसे देखकर एवा उससे कहती है कि तुम वही बेकार डिटेक्टिव हो जो कि केस भी सॉल्व नहीं कर पाया। पर डिटेक्टिव एवा की इन सब बातों को इग्नोर करते हुए उसे वही टाई दिखाता है और उसके बारे में पूछता है कि तुमने ये टाई किसे गिफ्ट की थी, ध्यान से देखकर बताओ। जिस पर एवा कहती है कि मैंने कई सारे लोगों को गिफ्ट दिए हैं, ऐसे में सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है। एवा के इस जवाब को सुनकर इंस्पेक्टर हेनरी उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ याद आ जाए तो मुझे कॉल करना, क्योंकि उसके मुताबिक अगर एवा उनका साथ देती है तो वो 9 साल पहले का मर्डर केस भी सॉल्व कर सकते हैं। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एवा अपनी और तेनमा की तस्वीर को देखने लगती है जिसके साथ ही वो याद करती है कि कैसे उसने तेनमा से अपनी एंगेजमेंट तोड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ तेनमा अपने पेशेंट को चेक करने लगता है। तभी उसके पास एक नर्स आकर बताती है कि डॉक्टर एवा आपसे मिलने आई है, जिसे अचानक इस तरह देखकर तेनमा भी हैरान हो जाता है। खैर अगले सीन में एवा उसे पुरानी बातें याद दिलाने लगती है। जब वो साथ थे तब उनके बीच में क्या क्या हुआ था वो सब अभी एवा तेनमा से कह रही थी। जिन बातों को सुनने का टाइम उसके पास नहीं है इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। दरअसल एवा यहाँ पर तेनमा के साथ फिर से शुरुआत करने आई थी मगर वो उसके लिए तैयार नहीं है। तभी एवा पीछे से चिल्लाते हुए कहती है कि पुलिस तुम्हारी टाई को लेकर मेरे पास आई थी। ये वही टाई है जिसे मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं आगे भी पुलिस को नहीं बताऊंगी कि वो टाई तुम्हारी है। लेकिन तेनमा उसे पूरी तरह से इग्नोर करते जा रहा था जिससे गुस्सा होकर एवा के पास जाकर बता देती है कि वो टाई तेनमा की है। इस पर एवा का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इससे वो केस की बहुत मिस्टीरियस को सॉल्व कर सकता है। इसके बाद वो तेनमा को अरेस्ट करने के लिए निकल जाता है। इसके दूसरी तरफ तेनमा चीफ ऑफ सर्जरी की पोजीशन से रिजाइन करके वहीं से जाने लगता है। हालांकि जिस आदमी को उसने रिजाइन लेटर दिया था वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर तेनमा नहीं रोकता क्योंकि उसने कुछ और करने का मन बना लिया था। इस तरफ वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था लेकिन उसे तेनमा कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुका है अपने नए सफर पर। वैसे अभी के लिए पार्ट यहीं पर एंड होता है। इस पर अच्छे खासे लाइक कर दो तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा।